मर्दानगी राजनीति में क्या होता है? वीडियो उन्होंने डाला था चुनाव के दौरान, एडिटेड वीडियो। इसलिए मैंने कहा कि मर्दों जैसी राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने एक और अजीब बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अगर आपको भूपेश बघेल के मर्दानगी पे शक है तो बंद कमरे में बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। बंद कमरे में क्यों पूछूंगा? मैं किसी दिन जेल जाके पूछूंगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस कहती है हम संविधान बचाने निकले हैं। संविधान बदले ही नहीं जा रहा है, कोई खतरा ही नहीं है, किसको बचाने जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं। दोनों कैसे एक साथ चल पाएगा? राहुल गांधी के सत्ता में आने का एक नारा है। आरक्षण के नाम पे कब तक सियासत होगी प्रदेश में? एक प्रदेश में नहीं हो रही, कहीं पे भी। सरकार के पहले विधानसभा में कई मामलों में जांच का ऐलान हुआ, कितने का रिपोर्ट आया? ये तो सरकार का काम है साहब, ये मेरा काम नहीं है। आपने कहा कि सरकार का अंग होता तो जरूर बता देता। कब बनेंगे आप सरकार के अंग? मैं सरकार का अंग बनूं या ना बनूं, आपको लग रहा है कि मेरे उत्तर से आप कहीं असंतुष्ट हैं? नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे राजनेता के पास, ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो एक बड़े ही विद्वान नेता कहे जाते हैं। राजनीति में उनकी ऐसी पकड़ कि क्षेत्र की जनता से लेकर प्रदेश की जनता तक उन्हें स्नेह और प्यार करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, वरिष्ठ नेता भाजपा के अजय चंद्राकर जी। अजय जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अजय चंद्राकर कुछ दिनों से खामोश दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ऐसा? खामोश तो मैं कभी रहता नहीं। उस डायलॉग को मैंने शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सुरक्षित करके रखा है। आप ही उस नाम से जाने जाओ, उस डायलॉग से जाने जाओ। कल भी मैंने शराबबंदी पर बात कही थी, खामोशी तो है नहीं वो। जब भी कोई ऐसा विषय आता है कि जिसमें बोलना करना जरूरी है तो उसको बोला जाएगा, किया जाएगा। शराबबंदी पे आपने ऐसी बात कह दी जिसपे दिन भर चर्चा होती रही, रात तक चर्चा होती रही और आज भी संभवतः उस पर चर्चा होगी। मर्दानगी राजनीति में क्या होता है? मर्दानगी का मतलब यह है कि कमर के नीचे आक्रमण नहीं करनी चाहिए, बिलो द बेल्ट जिसको बोलते हैं। युद्ध नीति में कमर के नीचे आक्रमण करना सही नहीं माना गया है। श्री भूपेश बघेल 2 बार हो गया अभी 8-15 दिनों में। एक वीडियो उन्होंने डाला था चुनाव के दौरान, एडिटेड वीडियो। मेरा भी वीडियो डाला, एडिटेड वीडियो डाला। किसी उपलब्धि पे, किसी विषय पे, किसी मुद्दों पर अपन बातचीत करें। सहमति असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, उसका सम्मान किया जाता है। पर बिलो द बेल्ट भूपेश बघेल जी कब से करने लगे? इसीलिए मैंने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये बातें राजनीति में अस्वीकार्य है। इसलिए मैंने कहा कि मर्दों जैसी राजनीति होनी चाहिए। आपके बयान को ही आगे बढ़ा दिया पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी में केवल एक ही मर्द है, विजय बघेल का नाम लिया उन्होंने, बाकी कोई मर्द नहीं है बोले। पीसीसी चीफ के लिए एक ही शब्द बोलता हूं मैं हमेशा। एक तो उनके पास पहचान का संकट है, दूसरा भूपेश बघेल जी की छाए से बाहर नहीं है, तीसरे कि एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को किस विषय पर बोलना चाहिए वो उनकी समझ नहीं है। वो भूपेश बघेल की प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं उनकी बातों की। विजय बघेल जी दमदार आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भूपेश दीपक बैज जी के सर्टिफिकेशन की किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक और अजीब बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अगर आपको भूपेश बघेल के मर्दानगी पे शक है तो बंद कमरे में बात कर लीजिए, पता चल जाएगा बोले। ये राजनीति में ऐसी बातें, ऐसी भाषा? बंद कमरे में क्यों पूछूंगा? मैं किसी दिन जेल जाके पूछूंगा। बंद कमरे में किससे पूछूंगा? मैं जेल में जाके पूछ लूंगा। कैसे चल रही सरकार? 1 साल हो गए, सरकार कैसी चल रही है? सरकार अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और मोदी जी की गारंटी और विष्णु का सुशासन जो गठजोड़ बना है वो आम जनता तक पहुंचेगा। नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, सब क्रियान्वयन में तेजी। ये चुनाव से निपटने के बाद सरकार से आग्रह करेंगे कि और आए उसमें।
एक बाई इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, रायपुर दक्षिण में। बृजमोहन जी पिछले 8 चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि वो प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। क्या लगता है परिणाम आपको? निष्क्रियता का बड़ा आरोप बीजेपी के प्रत्याशी पे लगा। चुनाव के दौरान कोई भी नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है। सुनील बघेल जी के ऊपर, सोनी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं था, तो निष्क्रियता गढ़ने की कोशिश की गई। जीत पर कहीं संदेह नहीं है, पर मैं कल भी इस बात को कहा था कि अब महानगरों में जो वोटिंग ट्रेंड आ रहा है देश भर में, उसमें मतदान तो अब अनिवार्य किया जाना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी। और जीत वीत में कोई संदेह नहीं है, वो तो ठीक है। 50% मतदान होना, मात्र 50.50, ये चिंताजनक है। और इसके लिए वोटर लिस्ट की गड़बड़ी हो, उत्साह की कमी हो, कोई भी चीजें हो, इसलिए इसके लिए लेजिस्लेशन से कानून बनना चाहिए कि 100% मतदान हो। आपके क्षेत्र के जितने मतदाता हैं उसमें से आधे ही तय कर देंगे कि कौन विधायक होगा, कौन प्रतिनिधि होगा, तो ये भविष्य। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, लोकतंत्र की कैसे मजबूती होगी? इसीलिए कह रहा हूं मैं बार बार कि मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। झारखंड चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। छत्तीसगढ़ के भी कई मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र दिया गया, लगातार लगे हुए। लेकिन कांग्रेस कह रही है और मुक्ति मोर्चा झारखंड कह रही है कि साहब बीजेपी का कहीं दाल नहीं गलने वाला है झारखंड में इस बार। बीजेपी की दाल गल रही कि नहीं गल रही है, ये तो 15 साल से दिख रहा है। 2014 से 3 चुनाव में कांग्रेस की हंडी चढ़ी है, या इंडिया गठबंधन की हंडी जो चढ़ी है वो उबल ही नहीं रही। वो झूठे जो नैरेटिव है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जहां जहां उनकी सरकारें हैं, करप्शन एक शिष्टाचार बन के उभरा है। और जो रेवड़िया, वो राहुल गांधी जी की शर्तें, मुख्य शर्तें चुनाव लड़ने की, समाज को बांटना, तीसरी चीजें कि जातिगत जनगणना कराएंगे, संविधान खतरे में है, ये है वो है, जो बात करते हैं। मुद्दों की बात करें ना, संविधान कैसे बदलेगा, कैसे उसके लाए जाएंगे, किस तरह से बनती, आप अच्छे से जानते हैं। लाल किताब तो दूसरी चीजें प्रसिद्ध हैं। रावण की ज्योतिष की किताब को भी लाल किताब कहते हैं, उसकी भविष्यवाणी कभी सफल हुई नहीं। लेकिन आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा वो लाल किताब हाथ नहीं, अभी आज के समाचार पत्रों में भी उसके लाल किताब की फोटो है। वो माओ की लाल किताब है कि रावण की संहिता की लाल किताब है, मैं नहीं जानता, पर भारत के संविधान की तो लाल किताब नहीं है। यदि उसको पढ़े होते तो प्रक्रिया को जान रहे होते, संविधान कैसे बदला जाता है। संविधान बदलने का श्रेय आपातकाल में न्यायपालिका को, संसद को सस्पेंड करके पिछले दरवाजे से बदलने का काम उसकी दादी इंदिरा गांधी ने किया, और किसी ने नहीं किया है ऐसा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस कहती है हम संविधान बचाने निकले हैं। संविधान बदले ही नहीं जा रहा है, कोई खतरा ही नहीं है, किसको बचाने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बुनियाद झूठ पर है, असत्य पर है। और जो बार बार कह रहे हैं 2-3 लोग, और जो इस बात को कर रहे हैं, सब गांधी परिवार से लाभान्वित लोग हैं। खड़गे जी के परिवार के कितने लोग लाभान्वित हैं कांग्रेस में? दामाद है, बेटा मंत्री है, खुद राज्यसभा में है, विपक्ष के नेता हैं। गांधी परिवार में अब एक एंट्री हो गई वायनाड से। और जो तथाकथित समाजवादी पार्टियां हैं, वो नए समाजवाद के प्रतीक हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार या लालू प्रसाद यादव परिवार, इससे बाहर समाजवाद है ही नहीं। तो इनके नैरेटिव में कोई विश्वसनीयता नहीं। महाराष्ट्र पे क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी कहती है कि संभावना बिल्कुल नहीं है बीजेपी के लिए, हम भी इस बार सरकार पे आएंगे। महाराष्ट्र में जो संभावनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग गए हैं, जो बात हो रही है, जो समाचार पत्र लिख रहे हैं, तो सरकार बनने की ओर तो बढ़ रहे हैं अपन। क्योंकि नया नैरेटिव, नया विषय कुछ भी कांग्रेस पक्ष या उसके इंडिया गठबंधन की ओर से या वहां की विकास आघाड़ी गए उसकी ओर से नहीं किया गया। भाजपा की कैसे आलोचना करें, उद्धव को समझ में नहीं आ रहा है। चाचा भतीजे के बीच में परिवार कहां से आ गया,
ये उन दोनों का विषय है। कांग्रेस में वही उम्मीदवार हैं जो नेहरू परिवार के वफादार हैं, जमीन के लोग तो है नहीं। तो इसलिए गठबंधन ही थोड़ा अपवित्र सा दिखता है, गठबंधन ही मुद्दाविहीन दिखता है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे रिच स्टेट है और उसमें काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को पंख दिए हैं मोदी जी ने। और इसको जो गडकरी जी ने पंख दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने, जो दिखते हैं, आप नागपुर जाइए दिख जाता है, आप बंबई जाएंगे तो दूसरा सीलिंग उद्घाटित हुआ वो दिख जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो दिखती हैं। और सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं लागू की गई वो भी अब लोगों को समझ में आ रही हैं। आज तो गंभीर खबर है इनकी जातिवादी राजनीति में कि मराठा वर्सेस ओबीसी दिख रहा है। तो ये सब समाज में बांटने का काम कांग्रेस ने किया, जिसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही। हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं। दोनों कैसे एक साथ चल पाएगा? जातिगत जनगणना राहुल गांधी के सत्ता में आने का एक नारा है, समझ रहे हैं। यदि 50 साल जब वो पावर में रहे तो सामाजिक क्षेत्रों में कौन सा उल्लेखनीय काम किया, ये उनको बताना चाहिए। एकाध उल्लेखनीय काम किया हो तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इसके मंत्रालय बनाना, इसको आयोग बनाना, इसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट देना, ओबीसी कमीशन के, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, ऐसा कुछ भी बता दे वो, कुछ भी। तो सामाजिक क्षेत्रों में उनका कोई योगदान कभी रहा नहीं। अब जब लोग जागृत हो रहे हैं तो वो अंग्रेज की तरह बात करने लगे कि साहब 1931 का भारत बनाएंगे, जातिवादी गणना करवाएंगे। भारत तो 2047 का भारत बनेगा जिसमें विकास की झलक मिलेगी, सबकी भागीदारी की झलक मिलेगी। एक क्वांटिफाइबल डेटा का सिगुफा भी छत्तीसगढ़ में था। डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ लेकिन सबको पता चल गया कि डेटा में क्या है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग भूपेश बघेल जी ने बनाया, भूपेश बघेल जी ने कार्यकाल बढ़ाया और भूपेश बघेल जी ने उसकी रिपोर्ट दिखी। जब कोई आयोग बनाते हैं, मेरे विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर को मैं आपके पास भेज दूंगा, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को, उसमें नैतिकता थी तो पटल पे क्यों नहीं रखा? यही जनगणना की बात इसके बड़े भाई की तरह, इसके दूसरे स्वरूप की तरह बात राजीव गांधी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जो करते हैं उसमें नैतिक ताकत नहीं दिखती कहीं पे। नैतिक ताकत दिखनी चाहिए कि हमने किया और इसका परिणाम यह है और हम उसके लिए ये चलकर योजना बनाई करके। तो न कोई योजना बनी क्वांटिफाइबल डाटा आधार पे। आरक्षण उसके आधार पर यदि लाए, बिल्कुल सही, तो बिल पारित नहीं हुआ था, अब इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, यह संकल्प आ गया। बिल पारित नहीं हुआ था, यह संकल्प आ गया, पारित हुआ संकल्प। हाँ, संकल्प पारित हुआ। ऐसा कभी हुआ है कि विधेयक में दस्तखत नहीं हुए हैं और एक संकल्प केंद्र सरकार, माने आप नेतागिरी करो और उसको अभी स्वीकृति दे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सड़ी गली राजनीति कोई कर सकता है तो भूपेश बघेल जी कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकती। काफी दिनों तक कांग्रेस ने हल्ला मचाया कि राजभवन में बिल पेंडिंग है, वापस कर दीजिए या निर्णय ले लीजिए। कांग्रेस जानती थी इस बात को कि हमको इसको करना नहीं है। राजनीति करने के लिए कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे आवास हो, ये जो स्मार्ट सिटी की योजनाएं हैं शहर के लिए, शहरी आवास की हो या प्रधानमंत्री जो नल जल योजना थी, ये कल्याणकारी योजनाएं सब ठप थी।
तो समाज में आग लगा के उसको तापना, उसमें राजनीति करना, यह भूपेश बघेल जी का कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था। लगभग कांग्रेस के सारे विधायक राजभवन मूव किए थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कि इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया जाए। मैंने तो उसको साफ कहा ना, 2 राज्यों को 9वीं अनुसूची में माने ज्यादा है, तो यह मान लिया गया कि न्यायिक समीक्षा से बाहर है, इसीलिए भूपेश बघेल जी ने वो समीक्षा लाया था। न्याय 2 राज्यों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी। नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए जो समर्थन दिया, उसकी कीमत वसूली उन्होंने कि साहब हमको 50% से ऊपर का रिजर्वेशन दीजिए और उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि वो कभी न्यायिक समीक्षा में मत आ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं, माननीय लोगों ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती। तो आरक्षण के नाम पे कब तक सियासत होगी प्रदेश में? नहीं, प्रदेश में नहीं हो रही कहीं पे भी। कांग्रेस आज भी गाये बगाए उस बात को दोहराती है। कांग्रेस को तो बोला ना, मैकाले के बाद कांग्रेसी पैदा हुए हैं देश में, अंग्रेजों के बाद, जिन्होंने भारत को जाति संप्रदाय पारा मोहल्ले में बांट दिया, और उसके बाद ये दूसरा संस्करण कांग्रेस है। अंग्रेजों के बाद के बांटो और राज करो के बाद दूसरा संस्करण हिंदुस्तान में आया हो, कांग्रेस की नीति आई। सदस्यता अभियान बीजेपी पे जोर शोर से चला, आपने सर्वाधिक संभवतः विधायकों में, सर्वाधिक नहीं आपने, लेकिन अपने टारगेट से ज्यादा अपने सदस्य बनाए। जिसने सर्वाधिक बनाया उस पर सवाल उठ रहे कि साहब इतना कैसे आपने बना लिया? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी जो सदस्यता का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया था, उसके करीब हम पहुंच गए हैं, 60 लाख के करीब। मैं अपना उदाहरण दूं, आरोप लगाने वालों के लिए एक उत्तर है। 10,000 विधायक को बनाना था, मेरा 13,000 समथिंग बना। मैंने फोन नंबर ही बदल दिया। अच्छा, कि अब इसमें और कोई मत बनाए, तो दूसरा नंबर ले आया। आज भी, अभी भी सुबह मेरी 3 लोगों से बात हुई कि सदस्यता कैसे चल गई। अभी भी आप बैठे थे, मैंने कहा कि किनसे बात करनी है मुझे बताना, करके वो विषय वही है। ग्राउंड लेवल में कार्यकर्ता मेहनत कर रहे। मैं कुरुद भेज देता हूं आपको, जाइए कुरुद, नजदीक लगा है, 27 किलोमीटर बाद कुरुद शुरू हो जाती है। पहला गांव कोंडा पार पड़ेगा या इधर खोरसेंगा पड़ेगा, नया पारा कोर से जाएंगे तो कठौली पड़ेगा पहला गांव। आप देख के आ जाइए, पूछिए वहां कैसी सदस्यता हुई, दिखाओ तो कौन आया था, कैसे आया था करके। इधर से जाएंगे तो पुराने रोड से तो उधर चल दीजिए, कचना काना मोका नवा गांव बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी में है। तो किसी के आरोप के बजाय आप ग्राउंड लेवल रियलिटी लीजिए कि कैसी सदस्यता हुई है उसको, तो आपको लगेगा वास्तव में इस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो अभिनंदन और पूजा के योग्य हैं। ये भी बीच में बातें निकल के आई कि एजेंसी जो है वो पैसे लेके सदस्य बना रही है, जोर शोर से बीजेपी कांग्रेस ने हल्ला किया, इस पे नंबर भी डिस्प्ले किया गया। क्या है, कांग्रेस में संगठन का कभी महत्व रहा नहीं, निष्ठा का महत्व रहा, और निष्ठा में भी विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं, नेहरू खानदान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए वो संगठन का काम नहीं जानते, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनके आरोपों को, उनके कथ्य को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, ना प्रेस को लेना चाहिए, ना आम जनता तो खैर ले ही नहीं रही, ना दूसरे लोगों को लेना चाहिए। गंभीर बात और कांग्रेस दोनों बड़े विरोधाभासी तत्व है। सरकारें बदलती है, 6 महीने साल भर बाद विपक्ष एक्टिव दिखाई पड़ता है। ये ऐसी विपक्ष है कि सरकार बदलने के पहले दिन से एक्टिव है। 126 किलोमीटर पीसीसी चीफ की पदयात्रा, कानून व्यवस्था का मसला। जिस जगह से पद यात्रा शुरू की, जिस मुद्दे में बलौदा बाजार जला, साहब उसके विधायक क्यों अंदर है? कितने कांग्रेसी मंच के ऊपर या नीचे थे उस दिन? वो तो समाज का कार्यक्रम था ना। सूरजपुर में घटना घटी, कौन था? जो बड़ी घटनाएं हो इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो अशांत करने के लिए, प्रदेश को अशांत करने के लिए प्रदेश को कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी भागीदारी स्पष्ट दिखती। बड़ा स्वागत कर रहे हैं अभी ट्रम्प साहब,
बाइडेन ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक होगा करके, तो स्वागत कर रहे हैं। वही ट्रम्प जो थे बोले कि व्हाइट हाउस में पहली बार हमला हो गया था। तो इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम विपक्ष में हैं। हम 15 लोग मात्र थे, लेकिन कभी भी राज्य की शांति कानून व्यवस्था की कीमत पर राजनीति नहीं की, मुद्दों पर घेरा। लेकिन सरकार क्या इतनी कमजोर हो गई कि एक राजनीतिक दल साजिश कर दे प्रदेश को अशांत करने का? सरकार कमजोर नहीं है, समझ रहे हैं, तभी तो जेल में है, तभी तो बुलडोजर चले, तभी तो एनकाउंटर हुए। कमजोर नहीं है, स्तरहीन राजनीति। बात यह है कमजोर और दृढ़ता की नहीं। तो कांग्रेस की पहचान स्तरहीन राजनीति की बन गई है। आपने बुलडोजर का जिक्र किया, सुप्रीम आदेश आ चुका है बुलडोजर पे। सुप्रीम आदेश आ चुका है तो ठीक है, उन्होंने बंद नहीं किया, प्रक्रिया की बात की है, गाइडलाइन बनाया है, और निश्चित रूप से सरकारों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका। कैसे चल रहा है संगठन का काम बीजेपी का? आप बड़े जिम्मेदारी पे भी हैं, मुख्य प्रवक्ता, तमाम जिम्मेदारी आपके पास है। इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि ये माना जाता है कि संगठन हमेशा सत्ता पोषित होती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सत्ता पोषित नहीं होती, बल्कि मैं कहूं कि संगठन के दिशा निर्देश पर सरकारें चलती। और फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि गारंटियां जो हैं, नीतियां जो हैं, नीचे तक पहुंच रही, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। और तो चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि क्रियान्वयन में और तेजी आए, जो बात मैंने अभी कही। तो ये बीजेपी के साथ संभव नहीं है कि संगठन सत्ता पोषित हो। निगम मंडल की घोषणा नहीं हो पा रही है, निगम मंडलों में 1 साल लगभग सरकार को होने को है। इस देश में निर्णय लेने वाले लोग, आम कार्यकर्ता, आम नेता, सबको, हमको भी, मैं भी उसमें शामिल हूं, थोड़ा रोज चुनाव से मुक्ति दीजिए ना। सोचने के लिए भी, बैठने के लिए भी कुछ टाइम लगता है, निर्णय लेने के लिए भी। आप देख लीजिए कि जिस दिन से सरकार बनी है, लोकसभा से लेके तो आजू बाजू के चुनाव चल ही रहे हैं। कभी हरियाणा के चुनाव, तो कभी महाराष्ट्र झारखंड के आ गए, हरियाणा के साथ और किसका चुनाव हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर के हुए। तो छत्तीसगढ़ के भी लोग सब वहां ड्यूटी में ही थे, कहीं न कहीं लीडरशिप ड्यूटी में ही थी, कहीं न कहीं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, नगरीय निकाय का ऐलान नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं, चुनाव की प्रक्रिया सरकार ने सुनिश्चित कर दी। थोड़ी बहुत आपको जो दिखती है ना, वो प्रक्रिया के तहत है। भूपेश बघेल जी ने या कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया, अप्रत्यक्ष चुनाव करवा के। हम शुरू से हॉर्स ट्रेडिंग नीचे स्तर तक मत जाए, जनता पर भरोसा नहीं था उनको, अपने बाहुबल, अपने धन शक्ति पर भरोसा था। शराब से पैसे आ रहे थे, रेस से पैसे आ रहे थे, चावल से पैसे आ रहे थे, जहां से देखो वहां से पैसे आ रहे थे। तो मैंडेट को खरीदने की साजिश रची गई, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। उसको सुधारना तो पड़ेगा। सारे निगम में कांग्रेस के महापौर थे, लेकिन उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव में सत्तारूढ़ दल जहां चाहे वहां बना सकती। डायरेक्ट इलेक्शन से किसका लाभ होगा? जनता को लाभ होगा। उसका कारण है कि उसका प्रतिनिधि दबाव या ब्लैकमेलिंग से मुक्त रहेगा, हॉर्स ट्रेडिंग से मुक्त रहेगा, और जोरदार ढंग से अपने नीति कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा। लेकिन वहां डबल इंजन की सरकार नहीं हो पाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, रायपुर नगर निगम एक बड़ा उदाहरण है। 15 साल कांग्रेस के महापौर, 10 साल उसमें बीजेपी की सरकार, और जो खींचतान हुई, आप उसके गवाह हैं, आप मंत्री भी थे उस समय। प्रभारी मंत्री भी था रायपुर का। बिल्कुल सही। रायपुर के जितने बड़े काम देखते हैं साहब, सुनील सोनी और मैं प्रभारी मंत्री था उस दौरान के। उसमें माननीय रमेश बैस जी, माननीय बृजमोहन जी, माननीय मुणत जी के भी दस्तखत दिखेंगे। हम लोगों ने एक तय किया कि ये काम रायपुर में करेंगे। उसकी शुरुआत हुई। इंडोर स्टेडियम हो, जय स्तंभ का चौड़ीकरण हो, व्हाइट हाउस को बनाना हो, ये कलेक्ट्रेट के पीछे का विषय है, समता कॉलोनी का विषय है, नए बस स्टैंड है। आप 15 साल में नगर निगम ने अपने बलबूते पर
एक ऐसा काम किया हो जिसका हम उदाहरण दे सकें। तो मैं बता देता हूं कैसी चीजें निकलेंगी। मेरे घर के सामने सड़क बनी, आप विधानसभा में सुनते हैं मैं जादू की सड़क बोलता हूं। तेलीबांधा थाना से मैग्नेटो तक कौन बनाया, किसकी अनुमति से बनाया, किसने बनाया, कितना खर्च हुआ, कोई जवाब देने। माननीय मंत्री जी की घोषणा है इस प्रश्न जांच को लेकर जांच होगी। 50 करोड़ रुपए का बूढ़ा तालाब है, 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है। 50 करोड़ रुपए का बूढ़ा तालाब है। 24x7 पानी सप्लाई, 24x7 बिजली सप्लाई, ये कागजों में रही गई। स्मार्ट सिटी में सबसे बुरा प्रदर्शन यदि रहा वो स्मार्ट रायपुर का रहा। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या हुआ? कामधेनु, जितना दूहो उतना निकलेगा। सरकार के नीचे होते रहा, भूपेश बघेल जी के नाक के नीचे होते रहा और उनकी पीठ पर उनका हाथ था। केंद्र ने शक्ति दिखा दी, फंड रोक दिया गया, कहा गया कि 11 जो पूरे काम नहीं उसके काम करिए तब आगे समीक्षा की जाएगी। एक भी काम की जांच नहीं हुई, एक भी काम की। लगभग छोटे बड़े करके 100 से ज्यादा काम थे और मोटे तौर पे तालाब गहरीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण के छोड़ दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिवाय दूसरा कोई इनोवेटिव काम नहीं लिए गए। मिट्टी के काम में मार्जिन बहुत होती। कैसे जानते हैं? दुनिया जानती है इसको। कांग्रेस हमने प्लान बनाया, क्रियान्वयन के समय वो आ गए, भूपेश बघेल की सरकार। तो क्रियान्वयन के लिए तो नरवा घुरवा गरवा बारी है। फिर तो भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री थे, राहत कार्य स्वीकृत करते थे। अकाल पड़ा 2001-2002 में, तो मिट्टी के काम में कैसे कलाकारी होती वो जानते हैं अच्छे से। आप मुझसे पूछ रहे। चलिए 2 सवाल और ले लेता हूं, आपसे भी समाप्त करेंगे। आपने जांच की बात कही, सरकार के पहले विधानसभा में कई मामलों में जांच का ऐलान हुआ, कितने का रिपोर्ट आया? ये तो सरकार का काम है साहब, ये मेरा काम नहीं है। हमने सरकार विधानसभा में घोषणा की है तो विशेषाधिकार के मामले बनते हैं। विधानसभा में की गई जांच की तो घोषणा उनको करवानी पड़ेगी। सोच रहे होंगे कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। आश्वासन समिति है विधानसभा में, तो वहां पता लग सकता है कौन सी स्टेज में है। यदि मैं सरकार का अंग होता तो आपको जरूर बता देता कि ये घोषणा का क्रियान्वयन यहाँ पर है करके। लेकिन चूंकि विधानसभा में की गई है तो उसमें जांच जरूर होगी। आपने कहा कि सरकार का अंग होता तो जरूर बता देता। कब बनेंगे आप सरकार के अंग? मैं सरकार का अंग बनूं या ना बनूं, आपको लग रहा है कि मेरे उत्तर से आप कहीं असंतुष्ट हैं? नहीं, इसका उत्तर नहीं आया, इसका उत्तर आ जाता। मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? एक से एक योग्य हैं, एक से एक नेतृत्व है। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और भी बेहतर करने वाले मौजूद हैं। हम और आप जिस भूमिका में रहें इसी अंदाज में मिलेंगे, ये प्रॉमिस है आपसे। बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।